Good morning, good afternoon, good evening. As for you watch this video, this is Gaurav Rakheja from CA Prince Katuria classes और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रेजेंटेशन. Law presentation at foundation level, how to present your exam. So it's a common question amongst the majority of students that are going to appear in this attempt 2024 June attempt and then September and then December. It's a common question for all. सब students का दिमाग में एक बात चलती रहती है, sir law exam we're getting everything, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, रिटेन हो रहा है, बट हाउ टू आंसर इट. सर हम आंसर लिखते हैं, हम टेस्ट में आंसर लिखते हैं और 5 में से मिलता है 3 नंबर, 2.5 नंबर, 2 नंबर. So please get this problem resolved. So here we are with the video with full presentation tips that is going to enhance your marks by minimum of 15 marks. कम से कम 15 से 20 मार्क्स आप लेके चलिए घर से, कि बढ़ा के चलेंगे अगर आप ये पूरा प्रेजेंटेशन फॉलो करते हैं. सर इसका मतलब ये हुआ कि सर एग्जामिनर को आपका नॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है. एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आप कहां से कोचिंग लिए, कितना मेहनत किए, कितना टेस्ट दिए. 3 घंटा में आप कैसी परफॉर्मेंस दिए, कैसा पेपर लिखे, आपका प्रेजेंटेशन क्या है, उसी बेसिस पे वो आपको जज करने वाला है और उसी बेसिस पे वो आपको मार्क्स देने वाला है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. आइए स्टार्ट करते हैं. सर देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कुछ सिंपल से प्रेजेंटेशन टिप्स हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स एट सीए फाउंडेशन लेवल, राइट. सो चलिए सबसे पहला स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं. क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं? जब दे गेट द आंसर शीट दे मेंशन द आंसर नंबर इन लेफ्ट साइड अलाइनमेंट. सर जी आंसर नंबर कहां लिख देते हैं? सर लेफ्ट साइड में लिख देते हैं. दिस इज द रॉन्ग वन. लेफ्ट साइड अलाइनमेंट की जगह अब आपको आंसर नंबर कहां पे लिखना है? सेंटर में लिखना है. और पूरा आंसर नंबर 1, और अगर 1 के 4 पार्ट्स हैं A B C D तो आंसर नंबर 1 का A एंड अंडरलाइन इट. सेंटर ऑफ द शीट में लिखिए और फिर आंसर नंबर लिखना शुरू कीजिए. कंप्लीट आंसर नंबर मेंशन करना है. से इफ आई से कि आप लोगों का आंसर नंबर 1 में 4 पार्ट्स हैं A B C D, करेक्ट, 4 पार्ट्स हैं. टोटल मिला के वो क्वेश्चन होगा 20 नंबर का. 6-4, 6-4, 5-5, 5-5, whatever proportion it may be, कैसा भी हो, लेकिन टोटल क्वेश्चन मिला के कितने मार्क्स का आने वाला है? 20 नंबर का आने वाला है. इफ यू हैव अटेम्प्टेड पार्ट ए, जब आपने पार्ट ए अटेम्प्ट कर लिया तो एक गलत काम जो स्टूडेंट्स हमेशा से करते आ रहे हैं जिसकी वजह से उनके नंबर्स डिडक्ट होते हैं कि सर एक पार्ट खत्म करने के बाद, पार्ट ए खत्म करने के बाद दे मेड अ मिस्टेक और एग्जामिनर पे एहसान करके क्या कर देते हैं? सर लेफ्ट साइड अलाइनमेंट में बहुत छोटा सा बी लिख देते हैं और शुरू कर देते हैं सर not to do or not to. सर रिपीट दिस मिस्टेक अगेन एंड अगेन. ये आपके मार्क्स को डिडक्ट करा सकता है. आपने क्या करना है, जैसे ही आपका पार्ट ए खत्म होने का है, पार्ट ए जैसे ही खत्म होगा आपने एक लाइन प्लेस करना है और लाइन प्लेस करके आपने करना है आंसर नंबर 1 का बी एंड अंडरलाइन इट. एक छोटा सा लाइन दीजिए दैट क्रिएट्स डिफरेंशिएशन कि हाँ सर मेरा 1 का ए पार्ट खत्म हो गया है, अब क्या शुरू हुआ है? 1 का बी पार्ट शुरू हो गया है. मेरा आंसर नंबर 1 का ए खत्म हो गया, अब आंसर नंबर 1 का बी शुरू हो गया है. सर मैं आंसर नंबर 1 का बी शुरू करने वाला हूं, राइट. और जब मेरे चारों पार्ट खत्म हो जाएंगे तो ऑलवेज चेंज द पेज. यस यू हैव टू और यू शुड स्टार्ट अ न्यू आंसर विद अ फ्रेश पेज. आप एक नया आंसर एक फ्रेश पेज के साथ ही स्टार्ट करेंगे. तो पहला प्रेजेंटेशन टिप जो आपने एग्जाम में जाते ही फॉलो करना है कि आंसर नंबर सेंटर में मार्क करना है, प्रॉपर अंडरलाइन करना है. जैसे एक पार्ट पूरा होगा बीच में एक छोटा सा लाइन प्लेस करना है और फिर सेकंड पार्ट शुरू करना है. और जब चारों पार्ट खत्म हो जाएगा तो चेंज द पेज. जब चारों पार्ट खत्म हो जाएगा तो चेंज द पेज. करेक्ट है सर? चलिए बहुत ही बढ़िया. आइए शुरू करते हैं. सर क्या लिखा है देखते हैं. तो पहला प्रेजेंटेशन टिप जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, मेंशन द आंसर नंबर इन क्या? सेंटर रादर देन लेफ्ट साइड अलाइनमेंट. लेफ्ट साइड अलाइनमेंट की जगह आंसर नंबर कहां मेंशन करेंगे? सर सेंटर में मेंशन करेंगे, पहली बात. दूसरा, ऑलवेज अंडरलाइन द न्यूमेरिक पोर्शन इन योर आंसर. सो विद इन 15 डेज, विद इन 30 डेज, फॉर्म नंबर, जितना भी न्यूमेरिक पोर्शन होगा सेक्शन, उसको क्या करेंगे सर? अंडरलाइन करेंगे. तो ऑलवेज अंडरलाइन द एंटायर न्यूमेरिक पोर्शन इन योर आंसर शीट. आपकी आंसर शीट में जहां जहां न्यूमेरिक पोर्शन होगा उसको अंडरलाइन करें और सजाने की कोशिश मत करें, उसमें टाइम वेस्ट होगा. यू हैव टू आंसर द पेपर विद ब्लैक बॉल पेन. उसी से अंडरलाइन कर दीजिएगा, उसी से अंडरलाइन कर दीजिएगा, है ना. अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है. बिकॉज यू हैव टू मैनेज द एंटायर एस्पेक्ट्स ऑफ योर एग्जाम, जिसमें आपका अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत मैटर करेगा.
तो इसको अच्छा सजाने का कोशिश मत कीजिएगा। ब्लैक बॉल पेन से आंसर कर रहे हैं, उसी से अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो ऑलवेज अंडरलाइन द न्यूमेरिक पोर्शन इन योर आंसर शीट। उसके अलावा सर टोटल मिला के आपके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं सर? टोटल मिला के आपके क्वेश्चंस आएंगे 6 क्वेश्चंस आएंगे। 6 क्वेश्चंस में डिफरेंट पार्ट्स होंगे, जैसे 6 का, 4 का, 5 का, है ना। तो एक क्वेश्चन टोटल 20 मार्क्स का होगा सर। 6 क्वेश्चन है, एक 20 का होगा तो 120 का हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा और बाकी 5 में से कोई 4 अटेम्प्ट करने होंगे आपको। पहला क्वेश्चन विल बी कंपलसरी 20 नंबर, बाकी 5 में से कोई 4 80 नंबर, 80 और 20 100। तो क्या बोल रहा है, टोटल मिला के मान लीजिए एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, से 2 नहीं 4 ले लेते हैं। एक क्वेश्चन में 4 पार्ट्स है और हर पार्ट 5-5 नंबर का है। तो पूरे पेपर में मिला के 5 × 4 20 पार्ट हो गए। 5 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन में 4 पार्ट है, तो कितने पार्ट हो गए? 20 पार्ट। तो 20 में से कोई 2 पार्ट्स में थ्योरी के साथ साथ फ्लो चार्ट लास्ट में बना के आना। फ्लो चार्ट मतलब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको करके आनी है। किन्हीं 2 पार्ट्स में, किन्हीं 2 क्वेश्चंस में नहीं बोल रहा हूं। 2 क्वेश्चंस का मतलब 8 पार्ट्स नहीं सर, 8 पार्ट्स में नहीं, किन्हीं 2 पार्ट्स में आपको थ्योरी के साथ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी करके आनी है। दैट इज यू हैव टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट आल्सो इन एटलीस्ट 2 पार्ट्स। पक्का से सर, कोई मसला तो नहीं है? चलिए मूविंग फॉरवर्ड। उसके बाद बोलता है सर ड्रॉ अ लाइन बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू पार्ट। वो तो मैं बताया ना आपको पहले ही सर, जब भी आप एक नया पार्ट शुरू करेंगे किसी आंसर का, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जैसे ही आप नया क्वेश्चन शुरू करेंगे यू हैव टू चेंज द पेज, बैंग ऑन। उसके बाद सर तो बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू क्वेश्चन चेंज द पेज, राइट, ठीक है। उसके बाद सर अब अगर बात करूं सर, अवॉइड राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स, एंश्योर टू डिवाइड इट इनटू स्मॉल पॉइंटर्स। मतलब क्या है सर? सर ब्रैकेट में लिख दूंगा यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या लिख रहा हूं सर? डायरेक्ट क्वेश्चन। इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कोई आता है आपको तो एक खास बात ध्यान रखना। से फॉर एग्जांपल अगर आपको सीधा सीधा आ जाए, स्टेट द फीचर्स ऑफ द कंपनी, स्टेट द फीचर्स ऑफ द क्या कंपनी, स्टेट द एग्जाम्पशंस ऑफ एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पशन बताओ, स्पेशल प्रिविलेजेस जो मिलता है। से स्टेट द फीचर्स ऑफ द कंपनी अगर आपके पास आ गया तो हाउ टू स्टार्ट एन आंसर। सर सबसे पहली बात, नॉट टू स्टार्ट द आंसर डायरेक्टली, कि सीधा क्वेश्चन पढ़ते ही टूट मत पड़ना, उसके ऊपर फीचर्स लिखना शुरू मत कर देना। ऑलवेज क्रिएट अ बेस से स्टार्ट करना। इफ यू हैव टू आंसर द फीचर्स ऑफ द कंपनी देन फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द कंपनी एज पर 2 clause 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2020। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 2 clause 20 में आपको कंपनी को डिफाइन करना पड़ेगा। कंपनी मीन द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, राइट ना सर? तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से। तो बेस क्रिएट कर लिया, फीचर्स से पहले आपने कंपनी लिख दिया, लेकिन सर जब आप फीचर्स लिखेंगे ऑलवेज रिमेंबर पॉइंट्स फॉर्मेट में होना चाहिए, बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। सर ये तो ऑलरेडी पॉइंट्स में है। सर अगर लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल आ जाता तो मुझे भी उसको भी कैसे करना पड़ता? कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग और पियर्सिंग और केसेस डिवाइडेड इनटू पॉइंटर्स, और पॉइंटर्स के बीच में लाइन के क्या होने चाहिए? गैप। अगर आप बड़ा पैराग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर विल गेट बोर्ड, एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा, बोर हो जाएगा और आपके मार्क्स काटना शुरू कर देगा। तो अवॉइड फ्रेमिंग लॉन्ग पैराग्राफ। सर जी बड़े पैराग्राफ फ्रेम करना अवॉइड कीजिएगा। पॉइंटर्स, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पहले एक बेस बनाइए, नॉट टू स्टार्ट द आंसर डायरेक्टली, ऑलवेज क्रिएट अ बेस, इंट्रोडक्टरी स्पीच 3-4 लाइन की, और उसके बाद जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो वो आंसर भी किस में होना चाहिए? लॉन्ग पैराग्राफ्स की बजाय पॉइंटर्स में होना चाहिए। एंड लीव अ लाइव गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में एक लाइन का क्या होना चाहिए सर? गैप, ठीक है सर। उसके अलावा बोलता है सर, अगला पॉइंट बोलता है व्हेन यू स्टार्ट एन आंसर ऑलवेज ट्राई टू मेंशन द सेक्शन as per the provisions of section 7 of the Companies Act 2013, as per the section 4 of Partnership Act 1932। तो क्या बोलता है सर? सर तेरे को सेक्शन मेंशन करना अच्छा रहेगा। अगर स्टूडेंट कोई पूछता है कि सर सेक्शन ना मेंशन करने से कोई प्रॉब्लम होती है, यस, इट विल पोज अ बैड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। अगर कोई बोलेगा कि स्पेसिफिकली कहीं आईसीआई के गाइडलाइंस में लिखा है कि सेक्शन ना मार्क करने से मार्क्स कटते हैं, तो नहीं लिखा दोस्तों, लेकिन इट पोजेस अ बैड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर और उसका मार्क्स वैसे ही चलता है। तो वो जहां 4 और 4.5 देने वाला था, अब 3 देगा, 3.5 देगा, क्योंकि उसको पता है कि यार इसको तो सेक्शन ही नहीं पता है, ये स्टूडेंट है, आधी नॉलेज के साथ स्टूडेंट है। तो ऑलवेज ट्राई टू मेंशन द सेक्शन, बट इफ यू हैव कंफ्यूजन तो गलत सेक्शन कोट मत करना। वहां पे एक लाइन लिख के आ जाना, क्या? एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिलेवेंट प्रोविजंस के हिसाब से, एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। समझ में आ गई बात? पक्का। आगे सुनते हैं सब। नेक्स्ट क्या बोलता है? तो लास्ट वाला क्या था? सेक्शन मेंशन करने का, लेकिन सेक्शन नहीं पता, कंफ्यूजन है, तो अवॉइड करने का और सीधा क्या लिखना? एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 और एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पक्का। अच्छा, उसके बाद सर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला प्रेजेंटेशन नंबर 8। प्रेजेंटेशन नंबर 8 क्या है? सर इफ यू हैव अ केस स्टडी दैट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बताइए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है? बताइए एक्स वाई के ऊपर सूट फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो वेन एवर यू फेस अ केस स्टडी, जो कि आप बहुत सारी और खूब सारी फेस करोगे अपने पेपर में, तो ट्राई दिस, ऑलवेज आंसर अ केस स्टडी इन 3 पैराग्राफ्स। कितना पैराग्राफ्स भाई? 3 पैराग्राफ्स में आप केस स्टडी को आंसर करेंगे। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, केस स्टडी हैज टू बी आंसर्ड इन क्या? 3 पैराग्राफ्स। कितने पैराग्राफ्स में आंसर होना चाहिए भैया? 3 पैराग्राफ्स में आंसर होना चाहिए। एंड व्हेन आई मेंशन अबाउट क्या? 3 पैराग्राफ। जब मैं 3 पैराग्राफ्स के बारे में बात करूंगा तो क्या बात करूंगा, जरा ध्यान से सुन लेते हैं, एक बार गौर करते हैं। सर पहला पैराग्राफ में लिखा होता है प्रोविजंस। क्या लिखा होता है सर? प्रोविजंस। पहला पैराग्राफ में लिखा होता है प्रोविजंस। सर वो प्रोविजंस, वो सेक्शन जिसके ऊपर मेरा केस स्टडी टिका हुआ है। अगर मेरा केस स्टडी लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पे टिका हुआ है तो फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मेरा क्वेश्चन माइनर के ऊपर टिका हुआ है तो फर्स्ट आई हैव टू मेंशन द माइनर। अगर मेरा क्वेश्चन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, तो मुझे वो स्पेसिफिकली राइट एंड ड्यूटी वाला मेंशन करना पड़ेगा जिसपे क्वेश्चन टिका हुआ है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में मेरा आंसर नहीं होता, कंक्लूजन नहीं होता, yes या no नहीं होता, void valid नहीं होता। I have to mention the provision, I have to explain the section on which the question is based। जिस सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, मुझे वो प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा पहला पैराग्राफ में। एंड व्हेन आई एम डन, आई हैव टू लीव अ लाइन गैप सेकंड पैराग्राफ शुरू करने के लिए, और सेकंड पैराग्राफ में लिखूंगा मैं फैक्ट्स ऑफ द केस। सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखूंगा सर? फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस में मुझे उसी केस स्टडी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन सिंप्लीफाइड वर्ड्स इन माय ओन लैंग्वेज। सिंप्लीफाइड वर्ड्स में, अपनी भाषा में मुझे फैक्ट्स ऑफ द केस, केस स्टडी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड फाइनली जो लास्ट पैराग्राफ होगा उसे डालेंगे हम लोग क्या? कंक्लूजन। यस, योर आंसर विल बी द कंक्लूजन 1। तो पैरा 1 में आप लोग मेंशन करोगे क्या? प्रोविजंस। प्रोविजंस जिसके ऊपर क्वेश्चन टिका हुआ है। पैरा 2 में आप लोग मेंशन करोगे फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे सर। एंड पैरा 3 में आप लिखोगे क्या? कंक्लूजन। कंक्लूजन आपका आंसर क्या है? और कंक्लूजन शुरू करने के लिए जो बेस्ट लाइंस होती है वो क्या है? इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन वी कैन फाइनली कंक्लूड दैट, कि ऊपर जो हमने लिखा है उसकी वजह से हम फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं कि ये हमारा आंसर है। इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन वी कैन फाइनली कंक्लूड दैट एक्स इज लायबल टू वाई, एक्स इज नॉट लायबल टू वाई, व्हाटएवर द आंसर मे बी। आपका जो भी आंसर होगा, लेकिन लिखने के लिए, शुरू करने के लिए इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन, या फिर एज पर द अबव मेंशन फैक्ट्स वी कैन फाइनली कंक्लूड दैट। इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन वी कैन फाइनली कंक्लूड दैट, और एज पर अबव मेंशन facts we can finally conclude that, simple as that। चलिए ठीक है, डन। अब ये था हमारा 8th नंबर का प्रेजेंटेशन टिप। इसके बाद क्या है? 9th, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ऑलवेज हैव अ वॉच और ऑलवेज कैरी अ वॉच ड्यूरिंग योर एग्जाम। राइट सर? घड़ी तो लेके ही जानी है, और घड़ी को उतार के बेंच पे रख दीजिएगा, और स्टार्टिंग में ही डिवाइड योर टाइम। सर मैंने अभी बताया आपको कि टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? 6, लेकिन उसमें से अटेम्प्ट कितने करने? 5। पहला विल बी द कंपल्सरी वन एंड एनी 4 फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्या? 5। तो टोटल मिला के आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, और 5 क्वेश्चन को अगर 3 घंटे में मैं डिवाइड करूं तो ईच क्वेश्चन कैन बी डिवोटेड 36 मिनट्स, कैन बी प्रोवाइडेड 36 मिनट। हर क्वेश्चन को 36 मिनट दिया जा सकता है, जिसमें 4 पार्ट्स हैं। 36 मिनट के अंदर 4 पार्ट आपको कंप्लीट करने हैं सर। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं एग्जाम दे रहा हूं और घड़ी मेरा बेंच पे रखा है और मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास 36 मिनट है इन 4 पार्ट्स को पूरा करने के लिए, लेकिन 20 मिनट में मेरे भी 2 पार्ट्स भी पूरे नहीं हुए, मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूं, तो बाकी के 2 पार्ट्स को मुझे थोड़ा छोटा करके कंप्लीट करना पड़ेगा बैक एट द 37th मिनट। 37वें मिनट में मेरे पास दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए, तभी आपका पेपर पूरा हो पाएगा, और तभी एग्जामिनर आपके लिए पॉजिटिव हो पाएगा। क्योंकि सर बहुत सारा स्टूडेंट मेरे को लास्ट में आके ये बोलता है, सर पेपर आसान बहुत था, लेंदी था।
अबे लेंदी तुमने बनाया ना, कट शॉर्ट करके खत्म करो और स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करो। क्योंकि अगर हम घड़ी के हिसाब से नहीं चलते हैं, टाइम डिवाइड करके नहीं चलते हैं, तो पहले 1.5 घंटे में हमारा पेपर होता है 35 मार्क्स का, और बाकी 1.5 घंटे में हम 65 मार्क्स का पूरा करने के लिए भागते रहते हैं, जो कि क्वाइट इम्पॉसिबल। और उसमें हमारा हैंड राइटिंग भी गंदा होता है, लास्ट में कटिंग भी बढ़ जाती है, और एग्जामिनर फिर मार्क्स भी काटता है। इसीलिए अगर आप शुरू से टाइम को डिवाइड करके चलोगे, शुरू से अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलोगे, एवरीथिंग विल बी गुड इनफ, सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया होगा, और उस केस में आपका पेपर पूरा हो जाएगा। बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े कट शॉर्ट हो गए, जहां आप 1.5 पेज का लिखने वाले थे 1 पेज का लिख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीए के एग्जाम में लेंथ ज्यादा मैटर नहीं करती अगर आपका कंटेंट सॉलिड है तो। करेक्ट है सर, पक्का? होप यू आर क्लियर विद दिस। एंड दोस्तों फाइनली एक क्यूआर कोड मिल रहा है आपको, दैट इज फॉर द डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है तो स्कैन दिस क्यूआर कोड, ठीक है ना सर? तो अब जरा ध्यान से सुनिए सर। होप यू अंडरस्टूड द प्रेजेंटेशन टिप्स। आई गौरव रखेजा फ्रॉम प्रिंस कतूरिया क्लासेस, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंस कतूरिया क्लासेस, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। एंड सर रॉक द एग्जाम सर, तोड़ दीजिए जाके, पूरा करना है एग्जाम, एग्जामिनर अपने आप मार्क्स देगा सर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर एंड मोर नॉलेजेबल वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।